चलिए, आज की बातचीत दो बहुत ही सरल लेकिन शायद सबसे मुश्किल सवालों से शुरू करते हैं। पहला सवाल, तुम कौन हो? और दूसरा, ये दुनिया कहाँ से आई? बहुत गहरे सवाल है ये। अब सोचिए, ये दो सवाल एक दिन अचानक आपके लेटर बॉक्स में मिले, एक गुमनाम चिट्ठी में। अच्छा। हाँ, यही होता है एक 14 साल की लड़की के साथ, और यहीं से शुरू होता है एक कमाल का उपन्यास, सोफी की दुनिया। सोफीज वर्ल्ड। आज हम इसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। ये एक जासूसी कहानी की तरह दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी के 3000 साल पुराने इतिहास को हमारे सामने खोलकर रख देती है। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ किताब की समरी देना नहीं है। सही बात है। बल्कि ये समझना है कि ये किताब फिलॉसफी जैसे भारी भरकम विषय को एक बच्ची की नजरों से देखने का जादू कैसे करती है। हम इस कहानी में छिपे उन दार्शनिक रत्नों को निकालने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, जो हमें अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो कहानी की हीरोइन है सोफी एमंडसन, नॉर्वे में रहने वाली एक 14 साल की लड़की। उसकी जिंदगी बिल्कुल आम है, मतलब स्कूल, दोस्त, होमवर्क। बिल्कुल टिपिकल। हाँ, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है। उसे एक रहस्यमयी चिट्ठी मिलती है जिसमें बस यही लिखा था, तुम कौन हो? और इसके तुरंत बाद एक और चिट्ठी आती है। अच्छा। हाँ, जिसमें दूसरा सवाल होता है। हाँ। ये दुनिया कहाँ से आई है? और बस यहीं से सोफी की जो फिलोसॉफिकल जर्नी है वो शुरू हो जाती है। मतलब ये इतने सीधे सवाल हैं कि हम बड़े लोग तो शायद इन पे ध्यान भी नहीं देते। बिल्कुल। हम नजरअंदाज करना सीख जाते हैं। हाँ। लेकिन एक बच्चे के लिए ये उसकी पूरी दुनिया हिला देने के लिए काफी है। और शायद यही वजह है कि बच्चे अक्सर सबसे अच्छे दार्शनिक होते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ। वे हमेशा क्यों पूछते रहते हैं, जब तक कि हम बड़े होके इन सवालों को एक तरह से दबाना नहीं सीख जाते। सही। सोफी के साथ भी यही होता है। हाँ। वो सच में सोचने लगती है, मैं कौन हूँ? क्या मैं सिर्फ सोफी हूँ या मेरे अंदर कुछ और भी है? ठीक यही किताब का जो मूल विचार है वो यहीं से शुरू होता है कि दर्शन शास्त्र की शुरुआत होती है आश्चर्य से। सेंस ऑफ वंडर। हाँ, सेंस ऑफ वंडर से। किताब में एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी गई है। कल्पना कीजिए कि पूरा ब्रह्मांड एक जादूगर की टोपी से निकला एक विशाल खरगोश है। और हम सब उस खरगोश के बालों में रहने वाले छोटे छोटे कीड़े हैं। ज्यादातर कीड़े अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने बिजी हैं कि वो इस जादू पर हैरान होना ही भूल गए हैं। वाह। और दार्शनिक वो कीड़ा है जो खरगोश के बालों के किनारे तक चढ़ने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ताकि उस महान जादूगर की एक झलक देख सके। क्या बात है। बिल्कुल। और सोफी अब वही कीड़ा बनने वाली है। इन चिट्ठियों के जरिए एक रहस्यमयी टीचर अल्बर्टो नॉक्स उसे फिलॉसफी का पूरा कोर्स भेजना शुरू करते हैं, और यह यात्रा उसे समय में बहुत पीछे ले जाती है। प्राचीन ग्रीस में। प्राचीन ग्रीस में। तो चलिए हम भी सोफी के साथ इस टाइम मशीन में बैठते हैं। शुरुआत होती है 3 बड़े नामों से, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। सबसे पहले सुकरात यानी सोक्रेटिस। इनके बारे में सबसे अजीब बात तो यही है कि इन्होंने खुद कभी कुछ नहीं लिखा। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। जो भी हम जानते हैं वो उनके शिष्य प्लेटो के जरिए जानते हैं। अच्छा। और सुकरात का तरीका बहुत अनोखा था। वो एथेंस के बाजार में घूमते थे और लोगों से बड़े सीधे सवाल पूछते थे। जैसे न्याय क्या है, हिम्मत किसे कहते हो, और धीरे धीरे अपनी बातचीत से ये साबित कर देते थे कि सामने वाले को असल में कुछ नहीं पता। लेकिन ये तो बड़ा निराशाजनक लगता है। अगर सुकरात कहते हैं कि सच्चा ज्ञान ये जानने में है कि हम कुछ नहीं जानते, तो फिर दर्शन का फायदा क्या हुआ? ये तो एक तरह का डेड एंड हुआ। नहीं, ये डेड एंड नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। सुकरात का मकसद लोगों को नीचा दिखाना नहीं था। अच्छा। बल्कि उन्हें उनकी अज्ञानता का एहसास दिलाना था। जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि आपका गिलास खाली है, तब तक आप उसमें नया ज्ञान कैसे भरेंगे? उनका मानना था कि आत्मज्ञान की तरफ ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। अच्छा, तो सुकरात ने सवाल पूछने की और हमारी झूठी धारणाओं को तोड़ने की नींव रखी। लेकिन अगर हम कुछ जानते ही नहीं, तो ज्ञान आएगा कहां से? इसी सवाल का जवाब शायद उनके शिष्य प्लेटो ने देने की कोशिश की। एकदम सही पकड़ा आपने। प्लेटो ने एक बहुत ही क्रांतिकारी आइडिया दिया, जिसे विचारों की दुनिया या वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स कहते हैं। उनका मानना था कि ये दुनिया जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं असली नहीं है। क्या? हाँ, ये तो असली दुनिया की सिर्फ एक परछाई है। एक मिनट, ये थोड़ा मुश्किल है। मतलब ये कुर्सी जिस पर मैं बैठा हूँ,
ये असली नहीं है? प्लेटो के हिसाब से नहीं। इसे ऐसे समझिए, आपने अपनी जिंदगी में हजारों अलग अलग तरह के घोड़े देखे होंगे। हाँ, कोई काला, कोई सफेद, कोई छोटा, कोई बड़ा। लेकिन आपके दिमाग में घोड़ा होने का एक परफेक्ट आइडिया है, एक आदर्श घोड़ा। एक कॉन्सेप्ट है। हाँ, प्लेटो कहते हैं कि वही आदर्श घोड़ा असली है, जो एक अलग अदृश्य विचारों की दुनिया में मौजूद है, और दुनिया के सारे घोड़े उसी परफेक्ट आइडिया की अधूरी नकल हैं। तो ये ऐसा है कि कहीं एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट की दुनिया है और हम यहाँ सिर्फ उसकी इम्परफेक्ट कॉपीज के साथ जी रहे हैं। बिल्कुल। ये तो बहुत ही अनोखा विचार है, लेकिन क्या सब लोग इससे सहमत थे? ये बहुत ज्यादा काल्पनिक नहीं लगता? बिल्कुल, और इसी वजह से प्लेटो के सबसे होनहार शिष्य अरस्तु यानी एरिस्टोटल ने एक अलग रास्ता चुना। अच्छा। अरस्तु बहुत ही प्रैक्टिकल और जमीन से जुड़े हुए इंसान थे। उन्होंने कहा, एक मिनट रुकिए, असली दुनिया कहीं और नहीं बल्कि यही है, हमारे चारों तरफ। तो ज्ञान भी यहीं से मिलेगा? हाँ, ज्ञान हमें किसी और दुनिया से नहीं बल्कि अपनी इंद्रियों से, इसी दुनिया को देखकर, सुनकर और महसूस करके मिलता है। तो वो प्लेटो के बिल्कुल उलट थे। हाँ, एक तरह से अरस्तु ने दुनिया को व्यवस्थित करने का काम किया। वो पहले महान जीव विज्ञानी थे। अच्छा। उन्होंने जानवरों और पौधों को उनकी प्रजातियों के हिसाब से बांटा। उन्होंने लॉजिक यानी तर्कशास्त्र के नियम बनाए। उन्होंने नैतिकता, राजनीति, हर विषय पर लिखा। संक्षेप में कहें तो अगर प्लेटो का सिर बादलों में था, तो अरस्तु के पैर मजबूती से जमीन पर थे, और इन तीनों ने मिलकर पश्चिमी सोच की नींव रखी। तो यूनानियों ने हमें तर्क और अवलोकन का रास्ता दिखाया, लेकिन फिर इतिहास ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया। लगभग 1000 साल तक यूरोप में हर बड़े सवाल का जवाब एक नई ताकत के दायरे में खोजा जाने लगा, धर्म। हाँ। तो ऐसे में दर्शन का क्या हुआ? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। मध्य युग को अक्सर अंधकार युग कहा जाता है, लेकिन सोच के लिहाज से ऐसा नहीं था। इस दौर में दर्शन खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसका रूप बदल गया। रूप बदल गया मतलब उस समय के दार्शनिकों का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था आस्था और तर्क के बीच एक पुल बनाना। अच्छा, वे ग्रीक फिलॉसफी को ईसाई धर्म के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, सवाल अब ये नहीं था कि ईश्वर है या नहीं, बल्कि ये था कि क्या हम तर्क का इस्तेमाल करके ईश्वर के अस्तित्व को साबित कर सकते हैं। उन्होंने अरस्तु जैसे विचारकों को फिर से खोजा और उनकी लॉजिक को धर्म की सेवा में लगा दिया। तो तर्क आस्था का सेवक बन गया। करीब 1000 साल तक यही चला। इसने हमारी दुनिया को गहराई से आकार दिया। लेकिन फिर क्या हुआ जब विज्ञान ने ऐसे जवाब देने शुरू किए जो आस्था को चुनौती देते थे? मेरा मतलब है कोपरनिकस, गैलीलियो। और यहीं से एक नए युग का दरवाजा खुलता है, जिसे हम तर्क का युग या द एज ऑफ रीजन कहते हैं। विज्ञान ने दिखाया कि ब्रह्मांड को समझा जा सकता है, इसके नियम हैं, और इस सोच ने फिलॉसफी में भी क्रांति ला दी। और यहाँ एक और बड़ा नाम आता है, रेने डेस्कार्टेस। डिस्कार्टेस, हाँ, उनका तो वो मशहूर कथन है, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? डेस्कार्टेस ने एक बहुत हिम्मत का काम किया। उन्होंने कहा, मैं हर उस चीज पर शक करूंगा जिस पर शक किया जा सकता है। हर चीज पर? हर चीज पर। क्या पता शायद मैं सपना देख रहा हूँ, क्या पता कोई दुष्ट आत्मा मुझे धोखा दे रही हो। वो हर चीज को खारिज करते गए जब तक कि वो एक ऐसी चीज पर नहीं पहुंचे जिस पर शक नहीं किया जा सकता था। और वो चीज क्या थी? वो थी शक करने की प्रक्रिया खुद। अच्छा। वो इस बात पर शक नहीं कर सकते थे कि वो शक कर रहे हैं, और शक करना एक तरह का सोचना है। तो अगर वो सोच रहे हैं तो उनका अस्तित्व जरूर होना चाहिए। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। वाह। हाँ, और ये आधुनिक दर्शन का स्टार्टिंग पॉइंट बन गया, जहां सारी सच्चाई इंसान के अपने तर्क से शुरू होती है। ठीक है, तो डेस्कार्टेस ने अपने मन के अंदर सच्चाई खोज ली, लेकिन बाहरी दुनिया के बारे में क्या? हमें कैसे पता चलेगा कि जो हम देख रहे हैं वो सच है? इस सवाल ने फिलॉसफी को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ डेस्कार्टेस जैसे तर्कवादी थे जो मानते थे कि असली ज्ञान तर्क से आता है। कहा कि हमारा दिमाग जन्म के समय एक कोरी स्लेट, एक टैब्यूला रासा की तरह होता है। खाली स्लेट। हाँ, और हमारा सारा ज्ञान हमारे अनुभवों से, हमारी 5 इंद्रियों से आता है। तो अब हमारे पास 2 टीमें हैं। एक कहती है सिर्फ अपने तर्क पर भरोसा करो, दूसरी कहती है सिर्फ अपने अनुभवों पर भरोसा करो। बिल्कुल। तो इनमें से कौन सही था? सदियों तक ये बहस चलती रही, और फिर एक जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट ने आकर जैसे इस पूरी लड़ाई को ही खत्म कर दिया। उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जिसने फिलॉसफी का नक्शा ही बदल दिया। वो क्या था? कांट ने कहा, आप दोनों ही आधे सही
और आधे गलत हो। अच्छा। उन्होंने कहा कि ज्ञान की शुरुआत तो अनुभव से ही होती है, जैसा अनुभववादी कहते हैं, लेकिन हमारा दिमाग उस अनुभव को चुपचाप ग्रहण नहीं करता। तो क्या करता है? हमारा दिमाग उस पर अपनी मोहर लगाता है, उसे एक आकार देता है। इसका क्या मतलब हुआ? कांट ने कहा कि हमारे दिमाग में पहले से ही कुछ चश्मे लगे हुए हैं, जैसे समय और स्थान का चश्मा। चश्मे? हाँ, हम दुनिया को कभी भी सीधे तौर पर नहीं देख सकते, हम उसे हमेशा इन चश्मों के जरिए ही देखते और समझते हैं। तो वास्तविकता वैसी नहीं है जैसी वो अपने आप में है, बल्कि वैसी है जैसी हमारा मन उसे हमें दिखाता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि हम सब एक तरह से अपनी अपनी पर्सनल रियलिटी में जी रहे हैं। हाँ, जिसे हमारा दिमाग बना रहा है। हम कभी भी असली दुनिया को नहीं जान सकते। ठीक यही, ये एक क्रांतिकारी विचार था। और जैसे ही सोफी इन दिमाग घुमा देने वाले विचारों को समझ रही होती है, उसकी अपनी दुनिया में कुछ बहुत ही अजीब गड़बड़ होने लगता है। हाँ, मैंने पढ़ा है, उसे अजीब अजीब सुराग मिलने लगते हैं। ऐसी चीजें जो उस दुनिया के नियमों के हिसाब से हो ही नहीं सकती। उसे एक पोस्ट कार्ड मिलता है जो हिल्दे नाम की किसी लड़की के लिए, पर मिलता सोफी को है। और धीरे धीरे एक एक करके पहेली के टुकड़े जुड़ते हैं, और फिर कहानी में वो मोड़ आता है जो शायद साहित्य के सबसे चौंकाने वाले मोड़ों में से एक है। कौन सा मोड़? अल्बर्टो सोफी को सच्चाई बताता है। एक मिनट रुकिए, आप कह रहे हैं कि सोफी, उसका टीचर अल्बर्टो, उसकी पूरी दुनिया, उसकी फिलॉसफी की यात्रा सब असली नहीं है, वो बस एक किताब का किरदार है जिसे कोई मेजर अपनी बेटी हिल्डे के 15वें जन्मदिन के तोहफे के तौर पर लिख रहा है। ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। बिल्कुल। और यहीं पर ये किताब फिलॉसफी के इतिहास से ऊपर उठकर खुद एक फिलॉसफिकल सवाल बन जाती है। कैसे? सोफी और अल्बर्टो को पता चलता है कि उनके हर एक्शन, हर शब्द, हर सोच को कोई और नियंत्रित कर रहा है, वो लेखक एल्बर्ट क्नैग। ये तो बहुत ही डरावना है। मतलब अगर सोफी असली नहीं है तो उसकी जिज्ञासा, उसके सवालों, उसकी पूरी यात्रा का क्या कोई मतलब है? क्या उसकी कोई आजाद इच्छा यानी फ्री विल है ही नहीं? और यही किताब का सबसे गहरा सवाल बन जाता है, वास्तविकता क्या है? अगर हमारी रियलिटी किसी और के दिमाग की उपज है, तो क्या वो कम वास्तविक है? तो सोफी और अल्बर्टो क्या करते हैं? वो तय करते हैं कि वे चुपचाप कठपुतली बनकर नहीं रहेंगे, वे लेखक के नियंत्रण से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। पर ये कैसे मुमकिन है? एक किताब का किरदार अपनी कहानी से बाहर कैसे निकल सकता है? और यही किताब एक बहुत ही खूबसूरत और गहरा निष्कर्ष देती है। जैसा कि अल्बर्टो कहते हैं, काल्पनिक प्राणी भी सोच सकते हैं और सोचना ही अर्थ देता है। किताब ये बताती है कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस और सोचने की क्षमता ही किसी के अस्तित्व को सार्थक बनाती है, चाहे उसका स्रोत कुछ भी हो। तो सोफी का अस्तित्व इसलिए मायने रखता है क्योंकि वो सवाल करती है, वो हैरान होती है, वो अपनी सच्चाई पर शक करती है, अपनी असलियत को जानने की कोशिश ही उसे असली बनाती है। तो सूफी की दुनिया सिर्फ फिलॉसफी पर एक किताब नहीं है, ये असल में हमें दार्शनिक बंदी के लिए उकसाती है। बिल्कुल। ये हमें सिखाती है कि फिलॉसफी कोई पुरानी धूल भरी किताबों का विषय नहीं है, ये जिंदा है हमारे हर सवाल में। बिल्कुल। इस किताब की सबसे बड़ी कामयाबी शायद यही है कि ये हमें सिर्फ दर्शन शास्त्र पढ़ाती नहीं, बल्कि हमें एक दार्शनिक की तरह महसूस कराती है। हाँ, हम सोफी के साथ साथ हैरान होते हैं, हम उसके साथ साथ दुनिया पर शक करते हैं, और यही हैरानी हमें जिंदा रखती है। तो इसका संदेश सीधा है। पहली बात तो ये कि जीवन और ये ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा रहस्य है। इसे कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। दूसरा, सवाल करना कभी बंद नहीं करना चाहिए। सही बात है, दुनिया को जैसी है वैसी मान लेना आसान है, लेकिन असली समझ सवाल पूछने से ही शुरू होती है। और शायद सबसे जरूरी, सोचना, तर्क करना, कल्पना करना, यही वो चीज है जो हमें इंसान बनाती है। हाँ, और आश्चर्य करने की हमारी क्षमता हमें सच में जीवित रखती है। जैसा कि किताब में कहा गया है, ब्रह्मांड अजीब है, लेकिन जिज्ञासा इसे सुंदर बनाती है। यह हमें एक अंतरिम विचार के साथ छोड़ जाता है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। हाँ, एक सवाल जो शायद आपको रात भर जगाए रखे। बताइए। अगर कांट सही थे और हमारा मन ही उस वास्तविकता को आकार देता है जिसे हम जानते हैं, और सोफी की वास्तविकता एक लेखक के मन ने बनाई थी, तो हम में से कोई भी इस बारे में पूरी तरह से निश्चित कैसे हो सकता है कि हमारी अपनी वास्तविकता का स्रोत क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचते रहना चाहिए।